नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का लिखा उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। इसमें अब तक आपने सुना है कि गधा काफी मशहूर हो जाता है और सेठ मनसुख लाल जब उससे मिलते हैं और रात को उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते हैं और इस बात की तस्दीक करने के लिए वो अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं। अब क्या होता है सुनिए आगे। मनसुख लाल ने मेरी बात नहीं सुनी। जल्दी से उसने घंटी बजाई। एक नौकर तुरंत पहुंचा। मनसुख लाल ने उसे कहा, बिटिया को जरा नीचे भेज दो। लेकिन वो तो कब की सोने के लिए जा चुकी है। एकाएक मुझे याद आया। सेठ मनसुख लाल मुस्कुराए और बोले, नहीं, वो जाग रही है और हमारी बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। मैं आश्चर्य से सेठ मनसुख लाल के मुंह की ओर देखने लगा। इतने में हॉल की सीढ़ियों से मिस रूपवती अटखेलियां करती नीचे उतरने लगी। उसने गहरे नीले रंग का एक गरारा पहन रखा था जिसमें सोने के लहरिये चमकते थे। हल्के काशनी रंग का दुपट्टा उसके कटे हुए बालों के सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। गरारे के नीचे से दो सुंदर पांव सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आ रहे थे। मेरा दिल भी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जब वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गई तो मेरा दिल धक से रह गया। अब नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। मैंने सहायता के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मौका पाकर सेठ जी खिसक गए थे। अब ड्राइंग रूम में मैं और वो बिल्कुल अकेले थे। मेरा जी घबराकर गधे की तरह रेंकने को चाहा, लेकिन इसका अवसर न देखकर चुप हो गया। फरमाइए, रूपवती ने अपने दुपट्टे से खेलते हुए कहा। मैंने थूक निगला। आखिर किसी न किसी प्रकार साहस करके पूछ लिया, क्या यह सच है? क्या? रूपवती ने अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें मेरी आंखों में डालते हुए पूछा कि आप मुझसे विवाह करने को तैयार हैं? हाँ। आवाज बहुत धीमी और बहुत प्यारी थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं प्रसन्नतावश एक दुलत्ती झाड़ दूं, लेकिन फिर चुप हो गया कि कहीं अशिष्ट न समझा जाऊं। मगर देखिए, मैंने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, आपने क्या सब कुछ सोच लिया है? कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। आप देख रही ना, मैं एक गधा हूं, गधा। हर एक पति को ऐसा ही होना चाहिए, रूपवती निश्चय के स्वर में बोली। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सेठ मनसुख लाल का जमाई एक गधा है, इतने बड़े आदमी का जमाई। मैंने अक्सर बड़े आदमियों के जमाई ऐसे ही देखे हैं। वो जितने गधे हों उतने सफल रहते हैं और बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गधे हैं, बल्कि इसलिए कि वो बड़े आदमियों के जमाई हैं। किसी बड़े आदमी के जमाई के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, उसकी उन्नति के लिए ही काफी है वो एक बड़े आदमी का जमाई है। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। नए समाज के नियम अब धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहे थे। मगर मैंने एक और एतराज करते हुए कहा, दुनिया आपको क्या कहेगी कि आपने जानबूझकर एक गधे से शादी की, जबकि आपको अपनी बिरादरी में एक से एक बढ़िया वर मिल सकते हैं। ये तो मेरी इच्छा है और इसमें किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है, रूपवती ने तीखे स्वर में कहा। फिर मैं कौन सा आपसे सबके सामने विवाह कर रही हूं? विवाह तो बिल्कुल गुप्त रूप से होगा। गुप्त रूप से? हाँ, और शादी के बाद तुम पहले की तरह अस्तबल में रहोगे और मैं अपनी कोठी में। अच्छा, मैं अस्तबल में, तुम कोठी में? हाँ, लेकिन अस्तबल में तुम्हें जिंदगी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। बढ़िया चारा, उम्दा बिस्तर, उम्दा नौकर और रसाइस और टेलीफोन, जिस पर कभी कभी तुम उससे बात भी कर लिया करोगे टेलीफोन पर। हाँ, और कभी कभी खास मौकों पर तुम मुझे ड्राइंग रूम में पापा के सामने देख भी लिया करोगे। मगर उन खास मौकों के अलावा तुम कोठी में कभी भी नहीं आ सकोगे। और घूमने फिरने के लिए क्या होगा? पति और पत्नी, मैं देखता हूं कि इकट्ठे चहलकदमी को निकलते हैं।
हम भी जाएंगे, रूपवती धीरे से बोली, लेकिन इस तरह कि तुम मेरे साथ होगे और तुम्हारी पीठ पर जीन कसी होगी, ताकि लोग तुम्हें यह देखकर समझें कि तुम मेरे गधे हो, पति नहीं हो। जी बहुत अच्छा। मैंने उसी समय अपनी पीठ पर कसी हुई जीन का अनुभव किया। वो बोली, एक बात और है, तुम्हारी चेकबुक मेरे पास होगी और वो 25 करोड़ वाला खाता मेरे नाम। कौन सा 25 करोड़ वाला खाता? रूपवती बोली, मैं उस ठेके के बारे में सब जानती हूं, जिसकी बात तुम हमारे प्रधानमंत्री से करके आए हो, इसलिए बनो मत। लेकिन देखिए, आपको बड़ी गलतफहमी, मेरा मतलब है, बात यह है कि मैं असल में बस अब मामले को अधिक छिपाने की कोशिश मत करो। रूपवती ने बात काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चेकबुक मेरे पास और वो खाता मेरे नाम। लेकिन मैंने फिर समझाने की कोशिश की। उसने तुरंत कहा, अब रात अधिक हो चुकी है डार्लिंग, अब जाकर अस्तबल में सो जाओ, गुड नाइट। रूपवती ने मेरे कान पर एक हल्का सा चुंबन दिया। चूंकि चुंबन मेरे कान पर दिया गया था, इसलिए मैं ये नहीं देख सका कि चुंबन देते समय रूपवती के चेहरे पर किस प्रकार के भाव थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा कंठ भर आया, मेरी चारों टांगें खुशी से थर थर कांपने लगी। भावधारा में बहते हुए मैंने कहा, रूपो, मेरी रूपो। वो बोली, धबड़ू, मेरे प्यारे धबड़ू। और इसी प्रकार भावधारा में बहते हुए मैं हाथ लगाने ही वाला था कि इतने में मैंने अपने गले में चांदी की रस्सी का फंदा महसूस किया। मैंने देखा एक बूढ़ा साइज है और बड़ी शिष्टता से मेरे गले की रस्सी को धीरे धीरे झटका देकर मुझे अस्तबल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपनी ओर मुड़ते देखकर बोला, हुजूर अब चलिए। हॉल की सीढ़ियों के बीच में रूपवती रुकी, मुड़कर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी और बोली, जाओ अब सो जाओ, कल तुम्हें सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला करने विलिंगटन क्लब जाना होगा। वो अपनी उंगलियों को अपने होठों तक ले गई और 2 सीढ़ियों से एक हवाई चुंबन उसने मेरी ओर फेंका और फिर धीमे से बोली, धबड़ू। उसके बाद वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के बारामदे में गायब हो गई। साइस मुझे खींचता हुआ अस्तबल ले गया। रूपवती तेज तेज कदमों से सीढ़ियां पार करके बारामदे में पहुंची। वहां से दौड़ते दौड़ते वो अपने सीधे शयनागार में घुस गई, जिसमें उसका पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भीतर जाते ही वो अपने पिता से बोली, आपका काम मैंने कर दिया है, उससे मैंने विवाह के लिए हाँ कर ली है। और उसके बाद वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सेठ मनसुख लाल ने अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, घबराने की कोई बात नहीं, अपने मतलब के लिए गधे को भी 2 मिनट के लिए अपना पति बनाना पड़ता है। वो ठेका हाथ में आते ही मैं सब ठीक कर लूंगा। जरा सोचो तो रूपवती, 25 करोड़ के ठेके में कम से कम 10 करोड़ तो अपना होगा। मेरा क्या, तुम्हारा। तुम इन 10 करोड़ रुपयों में दुनिया का सबसे धनी और सबसे सुंदर पति खरीद सकती हो। सेठ मनसुख लाल ने कहा, इस समय हम इस गधे की मुट्ठी में हैं, लेकिन पासबुक और चेकबुक तुम्हारे नाम हो जाने पर वो हमारी मुट्ठी में होगा। रूपवती अपने आंसुओं के बीच में एकाएक मुस्कुरा उठी। उसकी विजयी मुस्कुराहट अपने पिता की सूझबूझ की प्रशंसा कर रही थी। पिता ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, अब जाकर आराम से सो जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगा। अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सेठ मनसुख लाल शयनागार से बाहर निकल गए। अब जो अगला एपिसोड आप सुनेंगे उसमें हम देखेंगे कि गधे साहब जो हैं वो सौंदर्य प्रतियोगिता के जज के रूप में विलिंगटन क्लब में जाते हैं, वहां के सभापति बनते हैं और वहां पर किस तरह झुरमुट में नटखट सुंदरियों के बीच में फंस जाते हैं। सुनते रहिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस हिंदी साहित्य और हमारे भारतीय साहित्य की जो महान रचनाएं हम आपको सुना रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपने दोस्तों के बीच बांटिए। नमस्कार।